Hello students, let's continue our chapter surface chemistry। बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक ऐसा टेक्निक है जो जनरली लेबोरेटरी में यूज किया जाता है ना। तो लेबोरेटरी में ये किस प्रकार का टेक्निक है जो कि लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों ध्यान रहे, मैक्रोमोलेक्यूल्स को उसके पार्टिकल के साइज के बेसिस पे सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज अ टेक्निक यूज्ड इन लेबोरेटरीज इन ऑर्डर टू सेपरेट मैक्रोमोलेक्यूल्स बेस्ड ऑन साइज। तो जो इसके डिफिनेशन को मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज अ टेक्निक यूज्ड इन लेबोरेटरीज in order to separate macromolecules based on साइज के बेसिस पे मैक्रोमोलेक्यूल्स के पार्टिकल्स को अलग करने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ध्यान रहे जनरली ये टेक्निक का यूज लेबोरेटरी में किया जाता है। बच्चों हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है बच्चों? तो द प्रोसेस बाय विच चार्ज पार्टिकल विल टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम highly charged area to a less charged area is called electroosmosis। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो हाईली चार्ज्ड एरिया से लेस चार्ज्ड एरिया की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी चार्ज पार्टिकल हाईली चार्ज्ड एरिया से लेस चार्ज्ड एरिया की ओर मूव करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इट इज अ प्रोसेस in which charged colloidal particle will tend to migrate from highly charged area to less charged area। ठीक है बच्चों, ये सब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सरफेस केमिस्ट्री के। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हमारा क्या कहता है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स विल टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम हाईली चार्ज एरिया टू लेस चार्ज्ड एरिया। तो हाईली चार्ज एरिया का मतलब क्या कि जहाँ पे बहुत सारे एक साथ चार्ज पार्टिकल होंगे, वहाँ पर अपने पार्टिकल्स बीच क्या होंगे बच्चों? बहुत ज़्यादा रिपल्सन काम करेगा। तो जब आप इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, वो जो हाईली चार्ज एरिया में जो पार्टिकल्स हो उस पार्टिकल को माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा ताकि रिपल्सन क्या हो जाए? कम हो जाए। तो वो क्या, जैसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज किया जाएगा तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करने में जो है हाईली चार्ज जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं वो हाईली चार्ज एरिया से लेस चार्ज एरिया की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनके बीच जो रिपल्सन है, जो अनस्टेबिलिटी है, वो क्या हो जाए? कम हो जाए, यानी कि जो ज़्यादा स्टेबल हो जाए। क्योंकि जहाँ पे लेस चार्ज एरिया रहेगा वहाँ पर उन पार्टिकल्स के बीच जो है क्या रिपल्सन कम होगा। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है हार्डी-स्कल्ज रूल।
अब ये हार्डी-स्कल्ज रूल क्या है बच्चों? हार्डी-स्कल्ज रूल जो है जनरली कोगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि दिस लॉ इज जनरली रिलेटेड टू द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब कोगुलेशन का सेंस मैंने आपको बताया था, कोगुलेशन का मतलब आपको मैंने बताया था कि कोगुलेशन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रहे कि किसी भी सब्सटेंस का प्रिसिपिटेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोगुलेशन। प्रिसिपिटेशन और कोगुलेशन दोनों सेम टर्म है, दोनों एक ही टर्म है। तो हार्डी-स्कल्ज रूल कोगुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है हमारा वो किस प्रकार से कोगुलेट करता है, कोगुलेट करने का क्या कंडीशन है, कब ज़्यादा कोगुलेट करेगा, कब कम कोगुलेट करेगा, किस कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन ज़्यादा होगा, किस कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कम होगा। हार्डी-स्कल्ज रूल इस बात का आपको जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है। तो लिए हम लोग कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द अपॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बीइंग एडेड टू फास्टर इज द कोगुलेशन। कहने का मतलब है कि जब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारा, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई भी जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा होता है उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा वैलेंसी अपॉजिटिवली चार्ज आयन का होगा, जिसको हम लोगों ने बाहर से ऐड किया है ना, उसको उसके कोगुलेशन के लिए, ठीक है, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के कोगुलेशन के लिए बाहर से हमने जिस सब्सटेंस को ऐड किया है उस सब्सटेंस का जितना ज़्यादा वैलेंसी होगा ना वो उतना ही जल्दी कोगुलेट करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि कोगुलेशन ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल डिपेंड अपॉन द वैलेंसी ऑफ द आयन बीइंग एडेड, है ना। मतलब जिस आयन को हम लोग ऐड कर रहे हैं कोगुलेशन के लिए उसकी क्या वैलेंसी है, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उसका कोगुलेशन जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। अब बच्चों कहने का मतलब है कि ये जो मैंने बताया कि इट इज डिफाइंड एज द greater is the valency of the positively charged ion of the electrolyte being added, the faster is the coagulation। तो इसके पीछे का आइडिया क्या है ना, क्यों ऐसा हुआ कि जितना ज़्यादा वैलेंसी वाला आयन को हम लोग ऐड करेंगे कोगुलेशन के लिए उतना ज़्यादा जो है उतना तेज़ी से कोगुलेशन क्यों होगा, है ना। तो कहते हैं बच्चों क्या कि द आइडिया बिहाइंड दैट, है ना, द आइडिया बिहाइंड दिस इज द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस एंड अपोजिट चार्जेज, है ना। द ग्रेटर इज द चार्ज ऑफ आयंस, द ग्रेटर इज द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस, द फास्टर इज द कोगुलेशन। कहने का मतलब है बच्चों कि जितना ज़्यादा वैलेंसी वाला आयन को हम लोग ऐड करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा जो है क्या होगा, अपोजिट चार्ज आयन के बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा हम लोग कह सकते हैं कि उतना ही जल्दी क्या होगा, कोगुलेशन होगा, उतना ही तेज़ी से कोगुलेशन होगा। मतलब ज़्यादा वैलेंसी वाला आयन ऐड करने से जो है ज़्यादा मात्रा में अपोजिट चार्ज आयन आ जाएंगे, और ज़्यादा मात्रा में अपोजिट चार्ज आयन के आने के कारण से जो है उसका कोगुलेशन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, तेज़ी से होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हार्डी-स्कल्ज रूल्स जनरली इन्फॉर्म दैट हाउ अ कोलाइडल सॉल्यूशन बीइंग कोगुलेटेड, है ना, तो किस प्रकार से वो कोगुलेट करेगा, इस बात का हार्डी-स्कल्ज रूल जो है इंफॉर्मेशन देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों दिस लॉ इज रिलेटेड टू, दिस लॉ इज related to the coagulation of colloidal particles। हार्डी-स्कल्ज रूल क्या कहता है बच्चों कि जितना ज़्यादा वैलेंसी वाले आयन को हम लोग ऐड करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में उतना ही तेजी से क्या होगा, किसी भी कोलाइडल साइड पार्टिकल्स का कोगुलेशन होगा, प्रिसिपिटेशन होगा। तो लिखते हैं हम लोग हार्डी-स्कल्ज रूल says that
higher the valency of ion being added to the colloidal solution, Hardy-Scully rule says that higher the valency of ion being added to the colloidal solution, then coagulation of colloidal particle being fast, है ना। तो ध्यान रहे कि जो भी आयन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ऐड कर रहे हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के कोआगुलेशन के लिए, उसका जितना ज़्यादा वैलेंसी होगा उसका कोआगुलेशन उतना ही तेज़ी से होगा। और बच्चों हम लोग अब कहते हैं कि मान लीजिए कि जो हमारा अपोजिट चार्ज आयन है ना, अपोजिट चार्ज आयन जो हम लोगों ने रखा है वो अगर दोनों अपोजिट चार्ज आयन का अगर मान लिया जाए कि वैलेंसी सेम हो जाए, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डाल रहे हैं और दोनों अपोजिट चार्ज आयन का जो कोलाइडल सॉल्यूशन पर जो हमारा चार्ज है और जिस आयन को हम लोग ऐड कर रहे हैं कोआगुलेशन के लिए, दोनों का अगर वैलेंसी सेम हो जाए तो वैलेंसी सेम होने पर क्या होगा, कैसे कोआगुलेशन होगा, कोआगुलेशन किस बात पर डिपेंड करेगा। तो कहते हैं कि इफ़ चार्ज इज सेम then coagulation depend upon size of particle, that is smaller is the size of particle, higher is the coagulating capacity। अगर जो आयन हम लोग ऐड कर रहे हैं अगर अपोजिट चार्ज आयन का वैलेंसी सेम हो जाए, ठीक है, तो कोआगुलेशन जो है डिपेंड करेगा साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। तो कहते हैं कि जितना छोटा साइज ऑफ पार्टिकल होगा उसका कोआगुलेशन जो होगा बच्चों उतनी ही तेज़ी से होगी, वो उतना ही जल्दी कोआगुलेट करेगा। तो ध्यान रहे, मैं लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट में यहाँ पे कि इफ चार्ज इज सेम, इफ चार्ज इज सेम then coagulation of colloidal particles depend upon size of particle, that is smaller is the size of particle, greater will be the coagulating capacity। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमारा हार्डी-स्कल्ली रूल था। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है इमल्सन। अब बच्चों ये भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन ही है ना। लगभग हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर को ख़त्म कर लिया है। हम लोग अब बात करते हैं इमल्सन का। इमल्सन क्या होता है? तो जो इमल्सन जो होता है ना वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड लिक्विड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो इट इज़ लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम, मतलब ये जो हमारा क्या होगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड लिक्विड हेट्रोजीनियस कोलाइडल सिस्टम होगा, है ना। अब इस इमल्सन को बनाया कैसे जा सकता है बच्चों? तो कहते हैं क्या कि कोई भी दो इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल, है ना, कोई भी दो इमिसिबल या पार्शियली मिसिबल
सॉल्यूशन को लिक्विड पार्टिकल्स को आप क्या कीजिए, उसको मिलाइए, मिक्स कीजिए आपस में, तो इमल्सन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक टर्म मैंने यूज किया है इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल। मिसिबल का मतलब क्या होता है? मिसिबल का सेंस बच्चों घुलने से है। इमिसिबल मतलब जो आपस में घुलता नहीं है, और पार्शियली मिसिबल जो थोड़ा थोड़ा घुलेगा। तो इस दो प्रकार के लिक्विड जो हम लोग आपस में मिक्स करेंगे, है ना, दो इमिसिबल या दो पार्शियली इमिसिबल सॉल्यूशन को जब आपस में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद जो हमारा एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा, जो हमारा एक नया सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज इमल्सन। अब बच्चों इमल्सन दो प्रकार का होता है, एक ऑयल डिस्पर्स इन वाटर और वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। और ध्यान रहे, कहते हैं इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड विथ एनी अमाउंट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। मतलब इमल्सन को डाइल्यूट करना है, अगर इमल्सन की मात्रा को कम करना है तो आप किसी भी अमाउंट में वाटर को मिला दीजिए, वो आसानी से क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो इमल्सन कितने प्रकार का मैंने बताया बच्चों आपको, दो प्रकार का, एक ऑयल डिस्पर्स इन वाटर और वाटर डिस्पर्स इन ऑयल। मतलब पहला है कि आप ऑयल को वाटर में डिस्पर्स कर दीजिए, मतलब वाटर का मात्रा ज़्यादा ले लीजिए और ऑयल का कम लीजिए, और ऑयल को वाटर में मिला दीजिए, तो वहाँ से जो हमारा जो लिक्विड इमिसिबल या पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन जो बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमल्सन। या ऑयल या वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, या वाटर ज़्यादा ले लीजिए और वाटर कम ले लीजिए और ऑयल क्या ले लीजिए, ज़्यादा। तो वाटर को आप कहाँ मिलाना है आपको, ऑयल में, है ना। तो वहाँ से जो पार्शियली मिसिबल या इमिसिबल सॉल्यूशन जो बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमल्सन कहते हैं। तो देखो बच्चों क्या है ये, इट इज लिक्विड सॉल्यूशन, इट इज लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज लिक्विड सॉल्यूशन या इट इज लिक्विड कोलाइडल सिस्टम कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू immiscible or partially miscible solution. It can be formed by mixing two immiscible or partially miscible liquid. टू इमिसिबल लिक्विड या दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड को आप आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा, हमारा इमल्सन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों मैंने बताया कि ये कितने प्रकार का होगा, टाइप्स ऑफ इमल्सन कितने प्रकार का, टाइप्स ऑफ इमल्सन दो प्रकार का, एक ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर और दूसरा वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। इसको लिखते हैं बच्चों, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर है ना, तो W/O, ठीक है ना, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, O/W, ठीक है, और इसको लिखते हैं W/O। जो जिसको डिस्पर्स किया जाता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसमें डिस्पर्स होता है उसको लिखते हैं नीचे, और जो डिस्पर्स होता है उसको लिखते हैं कहाँ, ऊपर, और जिसमें डिस्पर्स होता है उसको क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो ऑयल डिस्पर्स इन वाटर तो O/W, और वाटर डिस्पर्स इन ऑयल तो कहते हैं W/O। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन, ठीक है, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर एंड वाटर डिस्पर्स इन ऑयल। अब बच्चों तो इस तरीके से हम लोगों ने इमल्सन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।
फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कहते हैं क्या बच्चों कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन वैल्यू। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वह मिनिमम कंसंट्रेशन जिसको ऐड करने से किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए, वह कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन वैल्यू। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट which is just sufficient to coagulate the colloidal solution is called flocculation value. The minimum concentration of electrolyte required to cause of coagulation of colloidal particles, to cause of coagulation of colloidal particles is called flocculation value of इलेक्ट्रोलाइट्स। जो फिर से मैं इस बारे में समझा रहा हूँ आपको। जैसे कोगुलेशन के लिए मैंने बताया कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको बाहर से एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए आप ऐड कर रहे हैं, तो उसका मिनिमम कंसंट्रेशन, मतलब आप डालते रहिए, जैसे ही कोगुलेशन स्टार्ट हो जाए कोलाइडल पार्टिकल्स का, बस छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे आप इस बात को मेजर कर लीजिए कि आपने कितना इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डाला है। तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए वह कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो क्या होगा? फ्लोकुलेशन वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख भी रहे हैं, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज ऑफ द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन वैल्यू। फिर बच्चों हम लोग एक और नया टर्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन है क्या बच्चों? म्यूचुअल कोगुलेशन या म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन दोनों क्या है बच्चों? सेम टर्म है। तो कहते हैं कि म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन और म्यूचुअल कोगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच अपोजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स आर मिक्स्ड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, देन बोथ द सॉल्ट्स आर कोगुलेट एट अ टाइम, इज कॉल्ड म्यूचुअल कोगुलेशन। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि दो अलग अलग हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड। बच्चों ये दोनों का कोगुलेशन टेंडेंसी अलग अलग है, मतलब कोई जल्दी हो रहा है तो कोई बाद में। मतलब अगर दोनों को अलग अलग कंटेनर में अगर हम लोग कोगुलेशन के लिए रख रहे हैं तो दोनों एट अ टाइम कोगुलेट नहीं होगा, ठीक है, दोनों एट अ टाइम कोगुलेट नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि जब दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन, है ना, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ प्रॉपर यानी कि किसी विशेष प्रोपोर्शन में आप दोनों को क्या कर लीजिए? मिक्स कर दीजिए आपस में। तो जैसे ही दोनों को एक विशेष प्रोपोर्शन में आप मिक्स करेंगे, दोनों का कोगुलेशन एक ही समय पर हो जाएगा। तो इसी कोगुलेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल कोगुलेशन या म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। वंस अगेन आप इस डिफिनेशन को फिर से आप एक बार सुन लीजिए कि म्यूचुअल कोगुलेशन और म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच अपोजिटिवली चार्ज आयंस या अपोजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन, देन बोथ द सॉल्ट्स आर coagulate at a time
या और साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड म्यूचुअल कोगुलेशन। लेकिन हाँ ध्यान रहे, म्यूचुअल कोगुलेशन के लिए निश्चित रूप से हमारा अपॉजिटिवली चार्ज आयन होना चाहिए। मतलब जो दो हम लोग सॉल्व का यूज कर रहे हैं कोगुलेशन के लिए, वो दोनों का दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड होना चाहिए। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज सॉल्व है और AH2S3 हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज सॉल्व है। दोनों का आपस में मिक्स करेंगे किसी प्रॉपर प्रोपोर्शन में, दोनों का कोगुलेशन एक ही समय पर हो जाएगा। लेकिन दोनों को अलग अलग कोगुलेट होने के लिए छोड़ देंगे, दोनों अलग अलग टाइम पर क्या होगा बच्चों, कोगुलेट होगा। ठीक है, लेकिन जब दोनों को एक साथ हम लोग मिक्स करेंगे इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन, देन बोथ द सॉल्व्स आर कोगुलेट एट अ टाइम विच इज कॉल्ड म्यूचुअल कोगुलेशन। It is a process in which two positively charged salt are mixed together in a particular proportion, then both the salts are coagulate at a time, या both the salts coagulate simultaneously, यानी कि एक साथ coagulate simultaneously is called, वो इस कॉल्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोसेस मैंने लिख दिया वहाँ पे, simultaneously यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब कभी दो अपोजिट चार्ज सॉल्व को आपस में हम लोग मिक्स करते हैं किसी भी पार्टिकुलर प्रोपोर्शन में, तो दोनों सॉल्व जो है एक साथ कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल कोगुलेशन। जैसे मैंने बच्चों फॉर एग्जांपल मैंने बताया आप लोगों को कि फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल 3 और AH2S3 दोनों क्या है, हमारा अपोजिट चार्ज सॉल्व है ना। दोनों को जब हम लोग एक पार्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलाएंगे रखेंगे, तो पार्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद जो है दोनों का कोगुलेशन एक साथ हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअल कोगुलेशन।